हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था अपना बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो उसमें हमने तीन टर्म्स देखी थी। एक था रेडियस, जिसका हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 0.529 एन स्क्वायर ओवर जेड। ये आएगा हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम के अंदर। और उसके अलावा हमने वेलोसिटी देखी थी nth ऑर्बिट की, जिसका फॉर्मूला था 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, और यूनिट क्या थी हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। और हमने देखा था टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था 2πr/v। यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारे पास टाइम पीरियड आया जाता। और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या थी, टाइम पीरियड का ऑपोजिट थी। तो ये सारे फॉर्मूलाज को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, बट उससे पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेकंड मतलब n=2 की वैल्यू दी है, एंड फर्स्ट, ठीक है, दूसरे केस में n=1 दिया है। क्लियर है? आपको रेशियो पता करनी है आपकी किसकी, रेडियस की। तो हमें पता है रेडियस ऑफ सेकंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ फर्स्ट, ये निकालना है हमें। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्र, मतलब n2 का स्क्र बाई जेड। ठीक है, जेड तो दोनों जगह कैंसिल ही हो जाएगा, बिकॉज दोनों जगह हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो नीचे भी सेम फॉर्मूला 0.529 इंटू n1 का स्क्र ओवर जेड। तो सारे फैक्टर कट जाएंगे, बस ऊपर क्या बचेगा, n2 का स्क्र, मतलब सेकंड ऑर्बिट का रेडियस ओवर फर्स्ट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सा 4 आ जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपके लिए करके दिखा दिया। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि R2/R1 किसके इक्वल होगा हमारे पास, n2 स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर इंटू Z1 ओवर Z2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बेस था, जेड जेड दोनों सेम थे, तो इनकी रेशियो हमने देखनी थी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट ये तब कर पाते हम जब हमें ये वाला फॉर्मूला पता होगा। ये वाला फॉर्मूला पता होगा, और रेडियस का एन के साथ क्या रिलेशन, जेड के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज़ भी हमें पता होनी जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स प्रिंसिपल, द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ एन एटम। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्र ओवर जेड। तो एन के साथ क्या है, स्क्वेयर का रिलेशन है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, व्हेन बेरिलियम इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन आउट, दीज आर। ठीक है ना, हमें कौन सा पता चला था, कौन से पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जब हमने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, स्ट्राइक किया था। अब ये लाइन का क्या मतलब है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, जो खुद चार्ज पार्टिकल होगा। बट हमें तो पता है न्यूट्रॉन क्या थे, न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। तो ये बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। देखो, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने में, मतलब लोअर टू हायर जाने में क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब किसी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएंगे, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएंगे, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। तो एनर्जी इज इमिटेड। तो आप मुझे बताइए, हम हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी हमारे पास, इमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, एरिया क्या होगा बेसिकली, क्या मुझे बता सकते हो एरिया क्या होगा। अब न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है, πr²। क्लियर है आपको। तो आपको रेशियो पता करनी थी एरियाज की, कहाँ पे, सेकंड ऑर्बिट की एंड फर्स्ट ऑर्बिट की। क्या ये बात क्लियर है आपको। तो अगर हम सेकंड एरिया निकालें सेकंड ऑर्बिट का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, πr², मतलब πr2 का स्क्वायर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड।
ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बट हमें पता है हमने रेशियो फाइंड आउट करनी, कॉमन फैक्टर तो कट जाने, जेड भी कट जाएगा, ठीक है, 0.529 भी कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या बेसिकली n की पावर 4 ओवर n की पावर 4। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट का होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट का, तो पुट कर लो 2 की पावर 4 ओवर 1 की पावर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 16:1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो। जिनको ये वाले क्वेश्चन भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे को मैसेज करना, ठीक है, फिर हम लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, तब हमारी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ऑल्दो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड, ठीक है ना। तो एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं बेसिकली। एंगुलर मोमेंटम इज सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इन लिखना था यहाँ पे, इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो जब एन इज इक्वल टू 2 था हमारे पास, तब हमारे पास एम वी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है। क्लियर है ये। देन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो एन की कितनी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी 2, मतलब यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू एक्स ही रहेगी, ठीक है ना। बिकॉज जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एन एच ओवर 2 पाई, ठीक है। एच भी कॉन्स्टेंट, 2 भी कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एच के सॉरी एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो एन दोनों केस में सेम आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। क्लियर है आपको? अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, तब हमें एन की वैल्यू चेंज करनी पड़ती। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस फॉर अ ऑर्बिट इन एन एटम, ठीक है ना। आप देखो एम वी आर इज इक्वल टू क्या है, एन एच ओवर 2 पाई है। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो यहाँ से आपको वेलोसिटी एंड रेडियस का रेशियो निकालना है। वेलोसिटी एंड रेडियस का रेशियो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन एच ओवर 2 पाई एम। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है, लिथियम आयन के लिए हमें रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट की रेशियो निकालनी है। तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट टू रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट की रेशियो निकालनी है 0.529 इंटू एन स्केयर ओवर जेड ओवर 0.529 इंटू एन स्केयर ओवर जेड, ठीक है। सारे फैक्टर कट जाएंगे, बेसिकली हमने एन 2 स्केयर ओवर एन 5 स्केयर कर देना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/25, ठीक है ना। 4:25 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेरिंग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ठीक है। देखो रेडियस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 0.529 इंटू एन स्केयर ओवर जेड। जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आर तो इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या था, 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन था। मतलब जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा तो वी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस्ड आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोहर, ठीक है। एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब इसके पास कितनी तरह की एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मास भी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, हाफ एम बी स्क्वेयर। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब मुझे बताओ एम बी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ये वाली तो आपको याद होगा, हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ से एम बी स्क्वेयर की क्या वैल्यू आ जाएगी, के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो इसी वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर देता हूँ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो पुट 2 इन 1, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, हाफ के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर। क्या ये आपको क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको?
अब देखो काइनेटिक एनर्जी के साथ अब एक चार्ज के साथ दूसरा चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है Ze, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2/R², ठीक है, इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं हम, कूलम की फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2/R), क्या ये बात आपको याद है। बट जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसमें हमने विद साइन पुट करने होता है चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q1, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव Ze लिख देते हैं। और Q2 क्या होता है बेसिकली हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो नेगेटिव होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा R। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, Kze²/R और विद माइनस साइन, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या बन गया, -Kze²/R, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आपको क्लियर हुए, बहुत ही इजी बेसिक बातें हैं, आपको डेफिनेटली क्लियर हो रही होंगी। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी किसी चीज़ के पास, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये बात आपको क्लियर हुई। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर हम यहाँ से देखें, हम काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, ½ Kze²/R, ठीक है, प्लस है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का सपोर्ट करेंगे, -Kze²/R, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ Kze²/R। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये तीनों फॉर्मूला तो आपको क्लियर हुए, काइनेटिक एनर्जी ½ Kze²/R, पोटेंशियल एनर्जी -Kze²/R एंड टोटल एनर्जी -½ Kze²/R, ठीक है, 2R। ये काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, सिंपल है, हमने सिंपल डेरिवेशन किया है। ये पोटेंशियल एनर्जी वाला तो इजी याद करना, काइनेटिक एनर्जी वाला भी याद हमें कोई भी नहीं करना, ठीक है ना। याद जो मैं अभी आपको डेरिवेशन करवाऊंगा वो याद करवानी है, बट आपको यहाँ पे रेशियो पता होना चाहिए। देखो तीन फार्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एंड टोटल एनर्जी का, तीन फार्मूलाज आए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ½ Kze²/R, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -Kze²/R, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -½ Kze²/R। क्लियर है आपको, ये तीन फॉर्मूला जो हमारे पास आए। तो आपको यहाँ से देखने पे पता चल रहा होगा जो हमारे पास टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी, दोनों वैल्यूज में इक्वल है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। अगर हम टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखें तो हमें दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी डबल है, क्लियर है आपको दिख रहा है, या टोटल एनर्जी हाफ है, तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, क्लियर है आपको। तो ये दो रिलेशन आपको याद करनी है, इसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो देखें तो क्या बन रहा है हमारे पास, 1:-2:-1। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो हमारे पास क्या बन रहा है, 1:-2:-1, क्लियर है आपको, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एनर्जी है, टोटल एनर्जी को अब मैं En से रिप्रेजेंट करूंगा, टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, En से रिप्रेजेंट करूंगा। अब टोटल एनर्जी क्या वैल्यू आती है वही आपको याद करनी है। तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, -½ Kze²/R, ठीक। क्या हमने R को निकाल रखा है ऑलरेडी, बिल्कुल निकाल रखा है R को, ठीक है ना। R की वैल्यू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होगी बट मुझे याद है, n²h²/4π²m Kze², ठीक है। क्या ये वैल्यू आपको याद है, नहीं याद नहीं करनी, हमने सिंपली ड्राइव करके लिख लेनी है। तो अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, -½ Kze² को एज इट इज़ रख लेंगे, ठीक है। R की वैल्यू पुट करेंगे n²h² और ऊपर चला जाएगा 4π²m Kze², ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो अगर आप ध्यान से देखो बाकी सारे तो कांस्टेंट है, एक Z यहाँ पे है, एक Z यहाँ पे, मतलब ऊपर Z² नीचे n²,
तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला जब हम बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है वो याद करना है आपको, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ जाती है हमारे पास -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनर्जी निकालनी हो हमने बोहर ऑर्बिट से तो हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। यहाँ पे Z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और N किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर होगी कि एनर्जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद हो गया, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट डबल होती है टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी का डबल कर देंगे, डेट इज 2 इंटू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास -27.2 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये क्या आ गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। ऑल्दो हम पोटेंशियल एनर्जी को इतना यूज़ नहीं करते, टोटल एनर्जी ही हमारी यूज़ होती है, बट हमें डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या इसके बेस्ड कोई भी क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इक्वल होते हैं, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस ऑफ -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, पॉजिटिव साइन के साथ आती है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है आपको। अब मुझे बताओ ये टोटल एनर्जी है, अगर हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टोटल एनर्जी, ठीक है, ई एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा, बट मुझे बताइए जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी ई एन इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में है, तो अगर नेगेटिव में तो ये उल्टा इंक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है ये क्या बात आपको, देखो जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो ई एन कम हो रहा है ऐसे लग रहा है हमें, बट ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो जैसे जैसे हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये तो हमने बात की टोटल एनर्जी की। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 13.6 Z²/n², ये पॉजिटिव में है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के केस में पूछेगा, अगर एन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज होती है टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तभी तो हम बोलते हैं जी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड n = 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसकी हाई एनर्जी होती है, इसकी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो रहा है। तो इतना बातें आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू टोटल एनर्जी। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखो जैसे हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये चीज़ तो सबको क्लियर होगी। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम एनर्जीज की वैल्यू कैलकुलेट करें,
अगर हमारे पास फर्स्ट शेल के लिए कैलकुलेट करें, ठीक, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो z की वैल्यू तो ऑलरेडी हम 1 पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी फर्स्ट शेल की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम सेकंड शेल की बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो एनर्जी 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, -13.6 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 3 पुट कर दें, तो एनर्जी ऑफ थर्ड शेल कितनी आ जाएगी, -13.6 डिवाइड बाई 9, तो इस वाली वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल कितनी आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए, -13.6 बाई 9, सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आप कितना रहेगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप n की वैल्यू 5 पुट कराएंगे तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइड बाई 25, ये इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब ये वाली वैल्यूज़ क्या आपको याद करनी है? डेफिनेटली आपको ये वाली वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे क्वेश्चन काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ याद होंगी तो हमें क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब भी हमारे पास ये काम आएगी। 4 हाइड्रोजन एटम, अगर ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है तो इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6। फिर आया हमारे पास n इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए एनर्जी कितनी है हमारे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। अगर n इज इक्वल टू 3 है हमारे पास तो उस केस में -1.5। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू, -0.85। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। ऐसे 100 जाते जाएंगे। एट इन्फाइनाइट कितनी एनर्जी हो जाएगी, इन्फाइनाइट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इन्फाइनाइट तो 1/इन्फाइनाइट नेगेटिव में 0 हो जाता है, तो एट इन्फाइनाइट वैल्यू एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, 0 होती है। तो ई इन्फिनिटी कितने होते हैं हमारे पास, 0 होती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ऐसे क्यों बनाया, ठीक है, आप दिख रहा है यहाँ पे मैंने ज़्यादा गैप दिखाया, फिर कम फिर कम फिर कम। अगर आप एनर्जीज की वैल्यू से इनका गैप देखो, जैसे E1 है एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, अगर आप इनके बीच में एनर्जी गैप देखो तो कंटिन्यूसली कम होता रहा है, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में अप्रॉक्सीमेट कितना है, 10.2 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। नेक्स्ट दो में कम हो रहा है, नेक्स्ट दो में और कम हो रहा है। ऐसे दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए मैंने इसको ऐसे प्रॉपर वे में बनाया है। तो आपको क्या नोट करना है, द एनर्जी गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है ना। तो ये चारों वैल्यूज, पांचों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 13.6, सेकंड की -3.4, ये थर्ड की -1.51, ये फोर्थ की -0.85 और फिफ्थ की हमारे पास 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। इसका क्या यूज होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि इनके एक्चुअल में यूज क्या है। ये तो हमारे लिए था फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हमें एनर्जी निकालनी है किसी की, सपोज करो फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है हमने हीलियम की, तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है जो हमने निकाल रखी है -13.6, उसको Z² से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगी हमारे पास एनर्जी ऑफ एनी एटम। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है। ये फाइंड आउट करो एनर्जी ऑफ, ठीक है, थर्ड शेल ऑफ बेरिलियम, ये बेरिलियम की फाइंड आउट करनी है थर्ड शेल की एनर्जी। ठीक है, दो तरह के अप्रोच हैं।
या तो हम पता चल गया n=3 है, और बेरिलियम के लिए हमारे पास Z की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। तो हम ज़्यादा फॉर्मूला लगा लेंगे -13.6 इंटू Z², 4 का स्क्वायर दैट इज 16 ओवर n का स्क्वायर दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या तो हमारे पास ये अप्रोच है, हम इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बट या दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है हमारे पास, हमें एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पता है, उसको Z² से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितनी आ जाएगी, थर्ड की हमें याद कर ली हमने कितनी होती है 1.51 माइनस के अंदर, तो -1.51 इंटू, ठीक है ना, Z² मतलब 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजी होगा। अगर आप देखो तो 16 इंटू 1.5 है, 16 + 8, ठीक है 24, -24 के आसपास आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी -24 के आसपास आ जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये 5 वैल्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली याद कर लो, ठीक है, ये वाली 5 वैल्यूज़ डेफिनेटली याद कर लो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगी, और इसका अभी नहीं काफ़ी आगे भी यूज़ आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर भी यूज़ आएगा, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में गैप कितना होगा, E2 - E1 करेंगे डेट इज 10.2। अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो 13.6 माइनस 1.51, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो ये गैप आएगा अप्रॉक्सीमेटली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर हम सेकंड और थर्ड में देखेंगे तो ये गैप आएगा आपको 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है आपको? कुछ गैप्स अगर आप ध्यान रखते हो तो इससे भी आपकी हेल्प होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए थी अबाउट एनर्जी के बारे में। अब एनर्जी के बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे वही हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। ठीक है, थर्ड स्टेट का क्या मतलब हो गया, n=3। या इस क्वेश्चन को वो कैसे दे सकता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3, अटोमिक नंबर इसका 3 होता है। अब बस आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो एग्जैक्ट फार्मूला लगा दो। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू Z² ओवर n²। तो -13.6 इंटू Z² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9, और n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आएगी डेट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है आपको? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सबका सही हुआ होगा। बट यहाँ पे आपको ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग पता होना चाहिए था कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=3। अगर आपको बोल दे जाए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, अगर आपको बोल दे जाए फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और एक बार बोल दे जाए फोर्थ स्टेट, तो दोनों का क्या मतलब होगा। अगर आपको एक्साइटेड वर्ड यूज़ कर दिया तो आपने एक इंक्रीज करके बताना है, ठीक है ना। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हो जाएगा, n=5, एंड फोर्थ स्टेट का क्या मतलब हो जाएगा, n=4। ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो। जैसे ये देखो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोलेंगे, n=1। अब जैसे ही n=2 आएगा, या तो इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेट। जैसे ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली सारी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं। इसके ऊपर जितनी भी स्टेट्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं। एक ग्राउंड स्टेट होती है, बाकी सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये कौन सी है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आएगी तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमको ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब देखो जो हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आई है। अगर आपसे वो किलो जूल के अंदर पूछ ले तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज करो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक है ना, तो इस आयन के लिए हमने थर्ड ऑर्बिट के लिए मतलब n की वैल्यू हमें कितनी दे दी 3, और z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू Z² मतलब 16 ओवर n² डेट इज 3। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे हमारी।
ठीक है ना, ओ सॉरी हीलियम दिया ना, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगी। अब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जूल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, तो मुझे बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब पर एटम को हमने पर मॉलिक्यूल के अंदर सपोज करो कन्वर्ट करना है, पर एटम को हमने पर मोल के लिए डिफाइन करना है। तो मुझे बताइए एटम से हम मोल कैसे निकालते हैं, उसको उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इन द एंड आपको तो रिजल्ट याद करना है। ठीक है, यूल के अंदर, ठीक है, एटम को मोल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे बेसिकली, तो एवोगैड्रो नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यूल पर मोल के अंदर आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, 1000 से डिवाइड कर देना तो किलो जूल में आएगी। जब इस वाली वैल्यू को आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा आपका 96.5 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जूल पर किलो जूल पर मोल में कितना होता है, 96.5। ये क्यों याद करवा रहा हूँ, कई बार वो डायरेक्टली आपको किलो जूल पर मोल के अंदर पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए। ये यूनिट कन्वर्जन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑल दो ऐसे भी आप कर सकते हो पेपर के अंदर ड्राइव करके, बट पेपर में इतनी कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता, तो हमें डायरेक्टली रिलेशन याद करने होते हैं। क्लियर है आपको ये बात? अगर ये वाली वैल्यू को हमने कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कैलोरी के अंदर कितना आएगा, 96.5 डिवाइड बाय 4.18 से कर देंगे तो ये किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 23 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, शायद 23.1 के आसपास होती है, बट हम 23 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो आंसर अगर हमारा किलो कैलोरी पर मोल के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है आपको ये बात? तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनमें आपको यूनिट कन्वर्जन करवा सकता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। जितना हमने बोहर ऑर्बिट पढ़ा है, बोहर का मॉडल पढ़ा है, उनके मोस्टली कॉन्सेप्ट को ये कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, फिर मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है। तो आपको गिवन क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दी है। आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है कितनी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन था, सिंपल सी बात मैंने आपको बता रखी है, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का जो रेशियो होता है वो किस रेशियो में होता है, 1:-2:1। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होता है हमारे पास, 1/-2 का होता है। तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें किसकी इक्वल आ जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालें किसकी इक्वल आ जाएगी, -6.8। ठीक है, और माइनस में ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये दो पहले पार्ट आपके सॉल्व सही हुए? एक तो हमने टोटल एनर्जी निकाल ली और दूसरी हमने निकाल ली काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सिंपल सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी कर पाओगे। अब आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें टोटल एनर्जी पता चल गया कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, जो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे उससे कैलकुलेट करेंगे। एक जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं वो क्या करेंगे, उनको पता है 3.4 किसके लिए होती है, n इज इक्वल टू 2 के लिए होती है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, -13.6 इंटू Z²/n²। तो Z की वैल्यू तो हमें पता है 1 है, तो n हमने फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, n² इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाई 3.4। कैलकुलेट करने पे इसको वो कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगा के 4 आएगा उनका, फिर n इज इक्वल टू 2 निकालेंगे। क्लियर है बात? तो वो भी स्टूडेंट भी कर पाएंगे, बट जिनको ये वैल्यू एज इट इज याद होगी कि ये सेकंड ऑर्बिट की होती है हाइड्रोजन के, तो उन्होंने देख के बता दिया कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास। पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारे पास,
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आई हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बचा क्या है, रेडियस बचा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्र ओवर जेड। आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगा। तो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगा। तो 0.529 इंटू 4, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0.52 मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो ये 2.16 आंसर आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 2.16 एंगस्ट्रॉम। तो एक क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी एक पार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पोटेंशियल एनर्जी देके टोटल एनर्जी पूछ ले वो, ठीक है। होते सिंपल से क्वेश्चन है, बट हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी हम इनको कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन दे देगा वो, प्लस में 6.8 दे देगा, ठीक है, -3.4 देगा, +3.4 देगा। तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाएगा। एक, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted when इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप किया, कहाँ से किया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हो गया हमारे पास, n = 3, और ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब हो गया, n = 1। तो n = 3 से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 1 स्टेट पे, ठीक है, 3 से 1 पे जंप किया। जब भी इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, इन दोनों के गैप के इक्वल आ जाएगी। मतलब एनर्जी में कितना चेंज आएगा, एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 1। अब ये चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आएगा, जितना एनर्जी में चेंज आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, hc/λ। क्लियर है आपको। तो लैम्डा क्या होगी, जो वेवलेंथ क्या करेगा, इमिट करेगा। तो बेसिकली वो आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3 से n = 1 पे आएगा। तो कुछ एनर्जी वो लिबरेट करेगा, कितनी होगी, डेल्टा ई। तो वो किसके इक्वल होती है, इनके गैप के इक्वल होती है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा, hc/λ इमिशन। तो अगर हमें डेल्टा ई पता चल जाए, hc तो कांस्टेंट होते हैं, लैम्डा हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब डेल्टा ई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 1। क्लियर है। अब थर्ड में किसका है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है ना। हीलियम के लिए तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। क्लियर है आपको। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी स्क्वेयर में, ठीक है ना, ओवर n स्क्वेयर डेट इज 9 माइनस 13.6, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इंटू, ठीक है, फर्स्ट के लिए 4/1। क्लियर है आपको ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्लियर है आपको। यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं एक बार सॉल्व इसको। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, -13.6 इंटू 4 तो कॉमन आ रहा है। तो 1/9 + 1 आ जाएगा अंदर, नहीं ठीक है, -13.6 नहीं कॉमन आ रहा, प्लस में कॉमन ले लो, या ऐसे करो, -13.6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर, है ना। तो -13.6 इंटू 4 इंटू 9, ठीक है ना। तो ये 1 - 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या आ जाएगी, -13.6 इंटू 4 इंटू -8/9 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। और ये प्लस में आ जाएगी 13.6 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 9, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, hc/λ की इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो hc की वैल्यू हम कहाँ किस में पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 13.6 इंटू 4 इंटू 8 ओवर 9, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 12,400, और ये लैम्डा किस में आ जाएगा, हमारा एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। क्यों नहीं आते, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। बट कैलकुलेशन को हम अवॉइड भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्या मुझे बताइए। आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी पता कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड की कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, हीलियम एटम है, तो इसको हम Z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, Z² से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ थर्ड कितना आ जाता है हमारे पास डायरेक्टली, -1.51 इंटू,
ठीक है 4, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कितना आ जाता है हमारे पास, ठीक है -13.6 इंटू 4। तो हमने हायर माइनस लोअर करना होता है, तो क्या आता, 4 कॉमन आ जाता, -1.51 प्लस 13.6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू कितनी आती जो यहाँ से हम कैलकुलेट करते। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी हमें। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना सॉल्व करने का, देखना क्या आंसर आ रहा है। ये मेन चीज़ है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑल्दो इतने लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके बाद देखो हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स को। एक हम टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करवाना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव होगी, वो हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सपोज करो ये है हमारी आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के दूर भेज देना है, कहाँ पे भेज देना है, इन्फानाइट पे भेज देना है। इन्फानाइट का क्या मतलब होता है कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर चला जाए। ये इन्फानाइट मतलब ऐसा नहीं कि काफ़ी दूर भेज दिया हमने, इन्फानाइट का क्या मतलब होता है, वो डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इन्फानाइट तक भेजना है, तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस केस में N1 की वैल्यू फिक्स होगी कितनी, 1, ठीक है, क्योंकि 1 से भेजना है। N2 की वैल्यू कहाँ पे भेजना है, इन्फानाइट पे भेजना है। तो एनर्जी कितनी चाहिए होगी, डेल्टा E, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी एट इन्फानाइट माइनस एनर्जी ऑफ 1। इन्फानाइट पे एनर्जी 0 होती है, 0 माइनस, ठीक है, 1 की एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, -13.6 इंटू Z² ओवर N²। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 होता है, और N की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है 1, क्योंकि हम 1 से हमने इन्फानाइट भेजना है। तो वैल्यूज अगर पुट करेंगे 0 माइनस -13.6 इंटू 1 ओवर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, कितनी होती है, 13.6 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है ये बात। तो ये वाली वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव साइन में आई। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पास ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब फॉर एनी एटम, फॉर एनी एटम, फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम, जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, डेट इज 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये किसी भी एटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। तो आपने ध्यान क्या रखना है, बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी में जो एनर्जी होता है उसका ऑपोजिट होता है, मतलब यहाँ एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होती है, बट आयनाइजेशन एनर्जी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है आपको। तो आपसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या कर देना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को टिक कर देना है। अगर किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए पूछ लिया तो 13.6 इंटू Z² कर देना है, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, किसी वन स्टेट से इन्फानाइट पे भेजना। इन्फानाइट का मतलब वो स्टेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। क्लियर है आपको। सेकेंड हम टर्म डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखो अगर हमारे पास ये N इज इक्वल टू 1 स्टेट है, ये N इज इक्वल टू 2 स्टेट है, ये N इज इक्वल टू 3 स्टेट है, और N इज इक्वल टू 4 स्टेट है, ठीक है, एंड सो ऑन इन्फानाइट है। अब अगर हमने 1 स्टेट से इन्फानाइट पे भेजा था, 1 स्टेट से इन्फानाइट पे भेजा था, उसको हम बोलते थे क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। अब N इज इक्वल टू 1 को छोड़ के किसी एक्साइटेड स्टेट से, सपोज करो 2 से भेज दें या 3 से इन्फानाइट भेज दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब हो गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, फ्रॉम अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। और हम बाइंडिंग एनर्जी को ही सेपरेशन एनर्जी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको सेपरेशन एनर्जी बोल दिया जाए। तो देखो यहाँ पे N2 की वैल्यू फिक्स है इन्फानाइट, क्योंकि हमने इन्फानाइट पे भेजना है, और N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 1। अगर 1 होगी तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट माइनस
एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, तो 0 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। क्लियर है? तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। तो यही क्या होता है हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ ले और आपको जेड और एन की वैल्यू दे दे तो आप सिंपली कैलकुलेट कराना। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अगर हम जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और अगर हम एन इज इक्वल टू 1 कर दे इसमें, तो वही क्या बन जाएगी हमारे पास, आयनेशन एनर्जी बन जाएगी इसी फॉर्मूला के अंदर। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज पेपर में कुछ भी पूछ लेता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, वो यहाँ पे नीचे कोई लेवल है, नीचे कोई ग्राउंड लेवल है, एन इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कोई एक्साइटेड लेवल है, या इसको N1 मान लो, N1 कोई लेवल है और हमने N2 पे भेजना है। अब एक्साइट करने का क्या मतलब है, नीचे से ऊपर भेजना है। नीचे से ऊपर भेजने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी डेट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, E एनर्जी ऑफ N2 फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम सिंपली निकाल लेंगे कैसे, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर N2 का स्क्वेयर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर N1 का स्क्वेयर। तो कैसे आएगा हमारे पास, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, बीच में क्या बच जाएगा, 1 माइनस N2 स्क्वेयर ओवर 1 माइनस N1 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी का। ठीक, रटने कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने लॉजिक से याद करने हैं। अगर हमारे लॉजिक से याद होंगे तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी इस लेक्चर को मैं अभी रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपने सुना भी होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, ठीक है। वो सब सीरीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। एक बार आपने बोहर मॉडल को अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बेस्ड जो असाइनमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।